हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंदर क्या देखना है। तो मैंने कुछ इसका परिचय आप सभी को बता दिया था कि वाकई में समांतर श्रेणी होती क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब किसी संख्याओं को हम एक क्रम वाइज सजा देते हैं, जब हम किसी संख्याओं को एक क्रम वाइज सजा देते हैं तो उस क्रम को ही हम लोग बोलते हैं श्रेणी। उस क्रम को क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक संख्याओं को क्रम में सजाया है और ये संख्याएं क्रम में सजी हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये श्रेणी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रेणियों को सजाने का जो तरीका है, इस तरह से हमने सजा दिया संख्याओं को। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं कि यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूं इस तरह से, जो कि 1, 3, 5 और 7 और आपको 9, यहाँ पर इस तरह से मैं छोड़ देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका श्रेणी है, ये फर्स्ट मैं कह दूं और इसको मैं यदि सेकेंड बोल दूं, तो जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए कि इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या। अगर ये दिख रहा है, वाकई में अंतर दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अंतर के हिसाब से इसका क्या नाम पड़ने वाला है। तो जरा देखिए कि इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। अंतर दिख रहा है ये चीजें कि ये जो श्रेणी आपको दिख रही है, इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डॉटेड लगा करके छोड़ा हुआ है, मतलब डॉट 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 करके छोड़ा हुआ है, और इसमें जो है आपको कहीं डॉटेड लाइन नहीं दिख रहा है। मैंने श्रेणी तो दोनों सेम ही दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि एक में डॉट लगाया हुआ और एक विदाउट डॉट का है, यानी बिना डॉट का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी जो है, आपको देखने से ये पता चल रहा है कि इसका डॉट का मतलब, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, डॉट जहां भी लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि आगे और कोई संख्या रखी जा सकती है। आगे और कोई संख्या रखी जा सकती है। तो आगे और कोई संख्या रखी जा सकती है, इसका मतलब ये श्रेणी आपको पूरा नहीं दिया हुआ है, यानी आधा अधूरा लिख करके छोड़ दिया है, और आगे आपको खुद लिखना होगा इसके हिसाब से कि अगला क्या आने वाला है। लेकिन इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये फिक्स कर दिया है कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक जाकर के रुक गया, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक जाकर रुक गया। इसका मतलब इसके आगे और कोई संख्या आने वाली नहीं है, और जब आगे और कोई संख्या आने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये श्रेणी जो है, इस श्रेणी में आने वाली जो संख्या है वो संख्या फिक्स कर दी गई है। तो इसका मतलब है कि इसके आधार पे हम देखें तो हमारी श्रेणी भी दो प्रकार की दिख रही है। श्रेणी कितने प्रकार की दिख रही है? श्रेणी भी दो प्रकार की दिख रही है। अब ये श्रेणी दो प्रकार के हैं तो कौन कौन है? तो हम यहां पर बात कर सकते हैं कि एक जो श्रेणी है वो आपका परिमित श्रेणी है। परिमित श्रेणी है। परिमित परिमित श्रेणी है। और एक जो दूसरी श्रेणी है, अपरिमित अपरिमित श्रेणी है। यानी एक श्रेणी परिमित है और एक श्रेणी अपरिमित है। अब ये परिमित और अपरिमित का मामला क्या है? परिमित और अपरिमित की मामला क्या है? तो यहां से ध्यान दीजिए, परिमित का मतलब होता है कि जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो। जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो, आप सही समझ रहे हैं, पदों की संख्या क्या होगी? फिक्स होगी। जिसमें पदों की संख्या नियत हो, जिसमें पदों की संख्या नियत हो, और जिसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, माने फिक्स नहीं होगी, यानी नियत नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें फिक्स और इसमें नॉट फिक्स। हम कह सकते हैं कि जिसमें पदों की संख्या नियत है उसे हम लोग परिमित बोलते हैं, और जिसमें पदों की संख्या नियत नहीं है, फिक्स नहीं है, उसे हम लोग अपरिमित बोलते हैं। तो इस फिगर्स के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन से श्रेणी परिमित होगी और कौन सी श्रेणी अपरिमित होगी? तो आपको यहां से पता चल गया कि ये श्रेणी जो आपको दिख रही है, ये अपरिमित श्रेणी दिख रही है। अपरिमित श्रेणी दिख रही है। क्यों दिख रही है अपरिमित श्रेणी? तो अपरिमित श्रेणी इसलिए दिख रही है कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि पदों की संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि कहां तक जाएगा इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है।
तो यानी आप देख सकते हैं अगला नंबर पे हम बात करें कि ये जो श्रेणी आपको दिख रही है ये आपको परिमित श्रेणी दिख रही है। परिमित श्रेणी का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर पदों की संख्या फिक्स हो गई है, यानी इसके ज्यादा आगे हमारी श्रेणी नहीं जा सकती है, इसके आगे श्रेणी हमारी नहीं लिखी जा सकती है, इसका मतलब ये फिक्स है। तो ये हमारी जो परिमित श्रेणी और ये अपरिमित श्रेणी है, जो कि मैंने ये बात बता रखा है। अगला नंबर पे आपको देखना क्या है कि इसमें जो मैंने ये भी बात बताया था कि इसके अंदर जो आने वाला, अब वाकई में ये श्रेणी तो है लेकिन मेन चर्चा हम लोग का ये था समांतर श्रेणी का। मैंने बता रखा है हालांकि समांतर श्रेणी में चर्चा ये कर रखा था कि समांतर श्रेणी में आने वाले जो भी श्रेणी के अंदर जो आने वाली संख्या है, क्या ये समांतर श्रेणी है? ये श्रेणी तो है लेकिन ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो मैंने ये बात बताया था समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि श्रेणी जो बनाई जाती है वो श्रेणी तो ठीक है, लेकिन समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि यदि किसी संख्या में यदि निश्चित संख्या को, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं +2 कर दूं तो 3 आ जाएगा, अगर मैं इसके अंदर अगर +2 कर दूं तो फिर 5 आ जाएगा, इसके अंदर भी अगर मैं +2 कर दूं तो +7 आ जाएगा, अगर मैं 7 में +2 कर दूं तो 9 आ जाएगा, अगर मुझे 9 के बाद भी यदि कोई संख्या निकालना होता तो मैं इसमें +2 कर देता तो आगे वाला संख्या निकल जाती। इसका मतलब है कि 100% ये श्रेणी है, श्रेणी तो है लेकिन ये श्रेणी समांतर श्रेणी भी है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एपी में है, मतलब ये जो श्रेणी आपको दिख रही है, ये जो आपको श्रेणी दिख रही है वाकई में बोला जा सकता है कि एपी में है। एपी में होने के लिए सबसे बड़ी रीजन क्या है कि एक निश्चित संख्या को जोड़ दे या एक निश्चित संख्या को घटा दे तो श्रेणी जो है क्या बन जाती है? समांतर श्रेणी बन जाती है, यानी ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी भी है। तो श्रेणी जो है हमारे समांतर श्रेणी है, जैसे यहां पर भी एग्जांपल में देख लीजिए, +2 करने पे 4 आ जाएगा, +2 करने पे 6 आ जाएगा, +2 करने पे 8 आ जाएगा, +2 कर दे तो 10 आ जाएगा, +2 कर दे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसका मतलब हर एक अगला को निकाला जा सकता है। इसका मतलब एक निश्चित संख्या को जोड़ या घटा करके हम क्या कर सकते हैं? अगले क्रम को निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो श्रेणी होती है ये एपी में कहलाती है, यानी एपी में है, हम बोल सकते हैं कि एपी में है। तो ये चीजें मैंने समझा रखा है। चलिए आगे इसके देखते हैं कि आगे और भी क्या समझे थे। तो अगले नंबर पे हम बात करते हैं चलिए एक और श्रेणी लेते हैं, 12, 15, 18, 21, 24, इस तरह का श्रेणी को मैं छोड़ देता हूं, इस तरह का श्रेणी में लेता हूं एक और श्रेणी। चलिए इसके अंदर जरा देखिए, तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर +3 कर रहे हैं, इसके अंदर भी +3 कर रहे हैं, यहां पर भी +3 कर रहे हैं, ऐसे ही +3 कर रहे हैं, अगला भी +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने ये भी बात बताया था कि ये जो निश्चित संख्या को आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, ये जो निश्चित संख्या को आप जोड़ रहे हैं या निश्चित संख्या को घटाएंगे, वैसी जो संख्या है, ये जो संख्या है हर जगह जो आपने देखा है कि जो बराबर संख्या को निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, इसको हमने बताया था कि वाकई में इसको बोला जाता है सार्वंतर। सार्वंतर बोला जाता है, सार्वंतर भी बोला जाता है, सार्वंतर, वाकई में इसको बोला जाता है सार्वंतर। अब इस सार्वंतर को लिखते कैसे हैं? तो लिखते हैं स्मॉल डी से लिखते हैं, सार्वंतर को लिखते हैं स्मॉल डी से। ये जो निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं, यही संख्या जो है आपको सार्वंतर के नाम से जानी जाती है, और ये संख्या सार्वंतर कहलाती है, जो कि हम लिखते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने ये भी बात बताया था कि अगर ये श्रेणी एपी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो आने वाली संख्या है, इन संख्याओं को हम लोग नंबर के हिसाब से यानी स्थान के हिसाब से
इनको हम लोग बोलते हैं, वाकई में इसके अंदर जितने सभी संख्या आती है उन संख्याओं को हम लोग पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी पद कहते हैं, पद कहते हैं। ये भी मैं बात बताया था कि इसके अंदर, श्रेणी के अंदर आने वाले हर एक संख्या को हम लोग पद कहते हैं। यानी इसके अंदर जो भी संख्या आ रही है इस संख्या को हम लोग पद कह रहे हैं। यानी पद को हम लोग सूचित कैसे करते हैं? तो पद को सूचित A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह की चीजें हम लोग सूचित करते हैं। तो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो पद है आपको, यानी आपको यहां से दिख रहा है कि ये पद है। इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि अगर ये एपी में है तो हमारा, अगर मैं बात करूं कि इस तरह से ये जो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, डट डट ऐसे छोड़ देंगे। मतलब ए, और अंत में जो आपको दिखेगा वो एन दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बोलूं तो पहला पद बोल सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं? पहला पद कह सकता हूं। और जो अंत में आने वाला है वो हमारा अंतिम पद हो सकता है, अंतिम पद हो सकता है, अंतिम पद हो सकता है। तो ये जो हमारा अंतिम पद है, जिसको हम लोग एनवा पद के भी नाम से जानते हैं, एनवा पद के भी नाम से जानते हैं। तो यानी पहला पद, अगर इसके अंदर जो आ रहा है ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, इसी तरह से आने वाला चौथा पद, पांचवा पद। तो हमारा ये जो सूचित करने का जो तरीका है, पहला पद को A1 लिखेंगे या ए लिखेंगे, दूसरा पद को A2 लिखेंगे, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, और अंत में जो आने वाला पद होगा उसे हम लोग लिखेंगे अंतिम पद। चलिए यहां पर यदि हम बात करते हैं कि पदों की संख्या, जैसे मैं AP ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, अगर यहां पे लेता हूं 26, 24, 22, 20, 18, मैं ऐसे ही रहने देता हूं। मैं कहूं कि ये एपी में है या नहीं है, पहले ये बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि एपी में होने या न होने के लिए, होने के लिए और न होने के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एपी में चेक करना होगा तो हमको सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि एपी में है या नहीं है तो इसके लिए हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। अगर एपी में है या नहीं है उसको निकालना होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर ज्ञात करेंगे एकदम बिल्कुल फिक्स है कि यानी सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या हो सकता है? तो चलिए मैं आपको यहां से बताता हूं कि सार्व अंतर जो निकालने का तरीका क्या होता है। तो सार्व अंतर मतलब हम लोग अभी देखें कि सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। तो जब सार्व अंतर को डी से लिखते हैं तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का मतलब होता है कि हर एक अगला में से पिछला को घटा दीजिए। अगर कोई सार्व अंतर निकालते हैं किसी श्रेणी का और उससे ये पता चल जाए कि वो एपी में है या नहीं है, अगर ये चेक करना चाहते हैं तो 100% आपको क्या करना होगा, अगले में से पिछले को घटा दीजिए। तो अगला मैं मान लूं कि हमारे पास ये A1 है और ये A2 है और ये A3 और ये A4, इस तरह से डट डट करके छोड़ दिया जाए। तो यहां से बताइए कि इसका अगला क्या आने वाला है। तो इसका अगला आप कह सकते हैं कि सर A2 है। A2 है तो मैं A2 माइनस का क्या कर दूंगा, A1 कर दूंगा, यानी अगले में से मैं पिछले को घटा दूंगा। तो ये हमारा जो आएगा वो D आएगा। तो D का मतलब होता है कि D हर जगह यदि बराबर आ रहा है तब उसको हम कह सकते हैं कि एपी में है। तो इसका मतलब इससे केवल काम नहीं चलने वाला है, अगर आप आगे और निकालना चाहते हैं तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। इसका मतलब कि अगला डी जो आपका निकलने वाला है वो आपको A3 माइनस का A2 करना होगा। यानी अगला 3 हुआ तो पिछला 2 हुआ। तो उसी तरह से अगर अगला फिर डी निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपको A4 माइनस का A3 करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, D निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके लिए यदि देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि यदि मैं 24 लेता हूं, अगर अगला है तो पिछला हमारा 26 होगा। इसका मतलब 24 में से यदि हम 26 को घटाते हैं तो यहां से आपको मिलने वाला है माइनस का 2। इसी तरह से अगर 22 में से 24 को घटाते हैं, यानी आप 22 में से 24 को घटाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहां भी माइनस का 2 आएगा। अगर 20 में से आप क्या करते हैं, 22 को घटा देते हैं तो यहां पे भी आपको आने वाला है माइनस का 2। इसी तरह से आप जितना भी निकालते हैं और ये हर जगह यही सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर हमारा जो है वो सार्व अंतर जो है आपस में क्या है, तो बराबर है। और जब सार्व अंतर बराबर है तो ये 100% हमारा एपी में है। तो इस तरह से आप किसी भी श्रेणी का, अगर आप किसी भी श्रेणी का क्या करते हैं, आप निकालते हैं सार्वंतर और सार्वंतर बराबर आता है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि ये श्रेणी जो है एपी में है। तो ये एपी में होने के लिए सार्वंतर निकालना पसंद करेंगे आप। तो चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गया कि सार्वंतर निकाला कैसे जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगर मैं बात कर दूं यहां पर, बारह, 9, 6, 3, 1, 3 ऐसे ही डॉट डॉट कर देते हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सार्वंतर, मैं बोलूं कि निकाल दीजिए इसका, तो वाकई में सार्वंतर हमारे पास चाहिए। सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे पहला पद हमें बता दीजिए, पहला पद जो कि A1 लिखते हैं, तो बोल सकते हैं सर पहले नंबर पे जो आ रहा है, अच्छा 12 है। अगर मैं बोलूं कि इसमें बताइए कि दूसरा पद क्या होने वाला है, तो बोलिएगा सर दोबारा दूसरा पद क्या है, 9 है। सर चलिए अगला तीसरा पद निकाल दीजिए, 6 हो जाएगा। अगर आपको यहां से बोला जाए कि चौथा पद क्या होने वाला है, तो चौथा पद बोल सकते हैं 3 हो सकता है। अगर मैं बोलूं पांचवा पद क्या होने वाला है, तो पांचवा पद के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पांचवा पद के लिए आपको क्या करना होगा, तो ध्यान दीजिए पांचवा पद इसका निकाल कर दिखाइए तो थोड़ा सा। तो पांचवा पद क्या करेंगे, आपको यहां से देखना ये होगा कि डी हर जगह, यदि डी क्या है इसमें, देखिए थोड़ा सा डी के बारे में जानना होगा। डी क्या है, तो डी आप निकालना सीख गए तो समझिए कि आप कितना भी पद निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं डी क्या है इसके अंदर। तो डी आप निकालते हैं कैसे, तो डी निकालेंगे अगले में से पिछले को घटाकर। तो अगला कितना है 9, पिछला कितना है 12, कितना आने वाला है, तो माइनस का 3 आने वाला है। यानी माइनस का 3 यदि क्या करते हैं इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये अगला निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से 3 जोड़ते हैं तो 3 3 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपको अगला पद मिल जाएगा 0। कैसे निकला ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा कैसे निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अगला पद चाहे कितना भी निकालना हो, अगर मुझे कितना भी पद निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कर सकते हैं। मिटा देते हैं इसको। चलिए मान लिया जाए कि हमारे पास यहां पर हो गया एक, इस तरह का जो हमारी श्रेणी है ये,
अब इस श्रेणी को जरा एक बार देखिए। अब अगर मैं बोलूं कि यहां से जरा बताइए कि ये क्या है, तो बोलिएगा सर A1 है। ये क्या है, तो आप कह सकते हैं A2 है। ये क्या है, A3 है। ये क्या है, A4 है। ये क्या है, A5 है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से आप देख पा रहे हैं A1 कितना है, अगर इसमें से मैं बोलूं कि बताइए इसमें कितना क्या कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं +6 कर देंगे सर, आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि इसमें जरा बताइए, तो आप कह सकते हैं कि 7 में यदि +6 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अगर मैं इसमें कह दूं कि 6 कर देंगे तो आ जाएगा, अगर इसमें कर दूं तो आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे छठवां भी निकालना होता तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि छठवां निकालने के लिए सर डायरेक्ट इसके अंदर +6 करके देख लीजिए, तो आपको आ जाएगा 30। यानी यहां से आपको मिल गया 30। अगर इसमें भी +6 करते हैं तो अगला आपको A5 के 6 के जगह A7 भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप कितना भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप पदों को जोड़ जोड़ करके निकाल रहे हैं। तो इस तरह के चीजों को अगर मैं देखूं तो आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जरा देखिए ई वाला कैसे आया है। ई वाला कह सकते हैं कि सर इसमें और इसको जोड़े हैं तो ये वाला आ गया है। तो बेशक मैंने बोला था कि इन सभी को मैंने क्या बताया था कि इन सब को आप क्या बोल सकते हैं, डी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इसको डी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी हमारा जो है हर जगह डी डी से के नाम से जाना जाएगा, यानी सार्वंतर जाना जाएगा नाम से। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो मैं कह दूं कि A2 में A2 निकालते कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं सर A2 निकाल रहे हैं ना, अगर मैं इसमें जोड़ दूं इसको, मतलब मैं कह दूं इसको A और इसको मैं कह दूं कि जोड़ रहा हूं जो 6, इसको मैं D बोल दूं, तो आप कह सकते हैं कि सर A2 जो निकाल रहे हैं ना वो A प्लस का D निकाल रहे हैं। इसका मतलब कि A1 बराबर तो हमारा A हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन A2 जो निकाल रहे हैं वो A प्लस का D लिखना पड़ रहा है। अगर मैं बोल दूं A3 कैसे निकाल रहे हैं, तो बोल सकते हैं सर A3 यहाँ पे है ना, A3 में देखिए यहां तक पहुंचने के लिए क गो डी के सामना करना पड़ा है, यानी मैं कहूं 2 गो डी को जोड़ूंगा तब यहां पे आ जाऊंगा। यानी इसके अंदर जो 2 गो डी आ रहा है, यानी A प्लस का 2D, यहां पर देखिए 2D आ गया। अगर इसी तरह से आप A4 के लिए जाइए तो 4 यहां पर है ना, अगर 18 तक आना है तो देखिए कितने 6 ऐड करना पड़ा है, 1 2 3, यानी इसके अगर यहां से डायरेक्ट यहां आइए यहां से, तो 1 2 3 यानी 3D है ना, तो A प्लस का 3D हो जाएगा। अगर यही बात अगर A5 के लिए लेकर चलते हैं तो जरा देख सकते हैं कि यहां से आपको क्या दिख रहा है, A प्लस का 1 2 3 4, 4 गो डी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब 4D हो जाएगा। अगर यही बात मैं कह दूं आप AN तक जाइए, AN तक जाइए, मतलब अंतिम पद, जिसको मैंने बोला था कि AN को क्या लिखा जाता है, अंतिम पद लिखा जाता है, अंतिम पद लिखा जाता है। अंतिम पद तक यदि आप पहुंचिए, AN मतलब अंतिम पद, यदि अंतिम पद तक जाते हैं तो जरा बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो बोल सकते हैं सर अंतिम पद को AN लिखते हैं, अंतिम पद को हम AN लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि AN, तो जरा देखिए यहां से वहां तक जाने के लिए आप कह सकते हैं सर A लिखना पड़ेगा, पहले तक जोड़ रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस फिर लगाइए। अगर आप देख पा रहे हैं कि सर 5 लिख रहे हैं ना, 5 यहाँ पे, तो 5 जो है यहाँ पर देखिए एक कम हो चुका है, डी के साथ जो लगा है एक कम होकर लगा है। देखिए यहाँ पर हर जगह वही 3 है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कम होकर डी लगा हुआ है, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पर देखिए 3 होकर के लगा हुआ है। इसका मतलब एक कम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यही एन मान लेते हैं, सपोज करिए इसको, तो यहाँ पर एगो कम कर रहे हैं तो आ जाएगा 3। उसी तरह से एगो एन मान रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें से यदि हम कम करते हैं एन माइनस एक कम कर देते हैं और यहाँ के साथ डी लगा देते हैं, तो ये हमारा अंतिम पद निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा, अंतिम पद के लिए, अंतिम पद के लिए, अंतिम पद के लिए फॉर्मूला बन गया, जो कि आप एनवा पद इसको बोल सकते हैं। और ये एनवा पद जो आप निकाल रहे हैं ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी निकाल रहे हैं, तो ये आपका एनवा पद के लिए हो गया। तो यहां से हमारे पास एनवा पद आ गया। चलिए एनवा पद भी हम निकाल सकते हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया। अगर आप डी का वैल्यू निकालते हैं तो भी आपको समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं, चलिए एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं कि एनवा पद, मान लिया जाए सपोज करिए ए इक्वल टू आपके पास दे रखा है 2, अगर आपको दे रखा है डी इक्वल टू सपोज करिए कि आपको दे रखा है 3, अब बोल दिया जाए कि आप एपी बनाइए, इसको एपी बना दीजिए या एपी का 4 पद लिख दीजिए। तो आप बोल सकते हैं सर एपी का 4 पद कैसे लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं एपी का 4 पद जो हम लिखेंगे, पहले एपी लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पद ही में मुझे चाहिए। तो 4 पद जब इस तरह से लिख सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि A1 मतलब A1 बराबर A, तो A1 का वैल्यू जो हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, इसका मतलब A1 के ए का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर A2 जो निकालते हैं तो आप अभी जस्ट लिखने का तरीका सीखे हैं, A प्लस का कितना लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो A प्लस का यदि D लिखेंगे तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का A का वैल्यू कितना है, 2 दिया है, D का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इसका मतलब आ जाएगा A2 इक्वल टू 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसी तरह से A3 निकालना होगा तो कह सकते हैं A प्लस का 2D लिखना होगा। अगर 2D लिखेंगे तो बताइए A का वैल्यू 2 प्लस का D का वैल्यू कितना, 3 दिया है, 3 लगा दीजिए। इसका मतलब आ जाएगा 2 प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ से 8 आ गया आपका। फिर अगला नंबर पे हम निकालना चाहते हैं A4 निकालना चाहते हैं, तो A प्लस का लिखना पड़ेगा 3D और A प्लस का 3D, तो इसका मतलब हो गया A का मान 2 और 3 गुणे आ जाएगा कितना, 3, तो कितना आ जाएगा 2 यानी 9 और यहाँ से आ जाएगा 11। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 पद लिखेंगे कैसे, तो लिख सकते हैं कि अतः एपी का 4 पद कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, पहला पद आपने 2 लिखा, फिर 5 लिखा, 8 लिखा और फिर 11 लिखा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एपी भी निकाल सकते हैं, ए दिया होगा, डी दिया होगा। तो चलिए इस तरह का चीजें आप समझ सकते हैं। अगला ध्यान दीजिए क्या हो सकता है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, यदि मैं कहूं कि अगर समांतर श्रेणी हमारे पास है तो समांतर श्रेणी के अंदर आने वाले सभी संख्याओं को पद कहे थे, उसी तरह से पदों को यदि मैं बोलूं कुल पद जो लिखे जाते हैं, कुल पद कैसे लिखे जाते हैं, यानी पदों की संख्या हम बात करें, पदों की संख्या, यदि हम पदों की संख्या की बात करें तो इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। पदों की संख्या को क्या लिखते हैं, स्मॉल एन से लिखते हैं। अब यहाँ पर अंतिम पद हमने बोला या एनवा पद जिसको बोला, एनवा पद जो बोला वो एन लिखा जाता है और एन से सूचित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एनवा पद को एन से लिखते हैं, साथ ही साथ हम इसको स्मॉल एल भी लिखते हैं। एनवा पद इक्वल टू एन इक्वल टू स्मॉल एल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यदि समांतर श्रेणी में, यदि समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग, यदि योग निकालना हो, योग ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि योग को हम लोग लिखते हैं एसएन द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं, योग हमारा एसएन होता है और एसएन इक्वल टू जो हमारे पास आता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d, ये हमारे पास क्या होता है,
एसेन मतलब पदों का योग, यानी n पदों तक यदि हमें समांतर श्रेणी है और उसमें n पदों तक का कह रहा है योग ज्ञात कर दीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो एसेन होता है, और एसेन इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। और इसके साथ साथ एक और होता है, एक और फॉर्मूला जो बन जाता है आपका एसेन इक्वल टू जो होता है n/2, और यहाँ पर हो जाता है a प्लस का l, और जहां पे आप देख पा रहे हैं कि l जो होता है वो l इक्वल टू जो आप देख पा रहे हैं कि n होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला उपस्थित हो जाता है, जो इन दोनों फॉर्मूलाओं के सहायता से हम लोग एसएन भी ज्ञात कर सकते हैं, पदों की योग भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी में जितना n पद दिया रहेगा n पदों तक का योग भी निकाल सकते हैं इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए इसके अंदर मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 7 5 3 1 -1। चलिए इस तरह का मान लीजिए कि हमारे पास एक एपी है। अब इस एपी में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एक एपी है, और इस एपी में यदि हम बात करें कि आपको डॉट डॉट मैं दे देता हूं 10वां पद क्या होगा, यानी 10वां पद क्या होगा इसका। अब ध्यान दीजिएगा कि 10वां पद हमें निकालना होगा, यानी एपी हमारे पास यहां पर उपस्थित है, और इस एपी का 10वां पद क्या होगा। ये तो एक क्वेश्चन बन गया, लेकिन साथ ही साथ इस तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डॉट डॉट कौन सा पद 22 होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो हमारे बिहार बोर्ड में बार बार दोहराता रहता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। आप देख पा रहे हैं कि इस एपी का यदि बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा, और इसमें आपको दे रखा है कि अगर एपी है हमारे पास, यदि यानी हम कह सकते हैं कि एपी हमारे पास है, तो इस एपी का कह रहा है कि कौन सा पद 22 होगा, यानी कौन सा पद 22 होगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, एक 10वां पद या कौन सा पद 22 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि जो एपी में हमारे पास दिखने को मिल रहा है, इसके अंदर डॉटेड करके ये जो अंत में आपको जो दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर दे रखा है वहां लगा हुआ मिल जाए। तो एक बात समझ लीजिएगा कि वो n का मान है। वो किसका मान है? n का मान है, यानी वो आपका n का मान है। और जहां कहीं भी आपको इस तरह का दिखे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपको अंतिम पद है। ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन में सबसे पहले आप a इक्वल टू निकाल लीजिए, और उसके बाद आप d इक्वल टू निकाल लीजिए। तो d इक्वल टू निकालने के लिए आपको पता है a2 माइनस का a1 होता है, और यहां से आप वैल्यू को रखेंगे तो 5 माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। यानी d इक्वल टू आ गया माइनस का 2, और आपको n का वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं 10वां, इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू आपको 10 दे रखा है। और जब n का वैल्यू 10 दे रखा है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि n बराबर जो निकालते हैं, फॉर्मूला जस्ट अभी मिला है, a प्लस का n-1 इंटू का d। इसका मतलब a का जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो 5 है, और n का वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो n का वैल्यू आपको दिख रहा है 10 दिख रहा है, यानी 10 माइनस का 1 हो जाएगा। और यहां से आपको d का वैल्यू जो आपको दिख रहा है
-2 दिख रहा है, यानी 5 और प्लस का घटाइए इसको तो कितना बचने वाला है, 9 बचने वाला है, यानी -2 यानी 5 कितना आ जाएगा देख लीजिए घटा करके, यानी कि -9×2=18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि घटा करके जरा देखिए, यानी 18 में से 5 यानी -13 आ जाएगा, यानी माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि यह आपका 13 होगा, यानी an जो आपको आया -13। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम पद ही आपको चाहिए था, यानी जो आपका अंतिम पद नहीं 10वां पद, हाँ 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद -13 हो जाएगा। 10वां पद आपका क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से तो आप an का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप याद करिए, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि आपने लिखा था 10वां पद के लिए a10, क्या लिखा था, a10 लिखा था, और a10 के लिए मैंने बताया था कि आपको पता है कि एक डी कम करके लिख दीजिए, यानी 9d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखिए a10 बराबर निकालना होगा, तो a का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, और प्लस का 9 गुणे d का वैल्यू -2 दे रखा है, यानी d का वैल्यू -2 आ गया है। तो यहां से आपको मिल जाएगा वैल्यू 5 और -9×2=18। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको मिल जाएगा -13 यहां से आंसर। तो यहां से भी आपको 13 माइनस ही मिला, और यहां से भी आपको -13 ही मिला। आपको आसान क्या लग रहा है ये आपको देखना है, आसान क्या लग रहा है वो आपको देखना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन से यहां से बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी बात आपको वही होगा, a इक्वल टू चूज करिए, कितना आ जाएगा 2, d इक्वल टू निकाल लीजिए 4 -2, यानी d इक्वल टू आ जाएगा -2। अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आपको an की मैं बात करूं, यहां से an इक्वल टू बात किया जाए तो an कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सा पद 22 होगा, जरा लॉजिक वहां से देखिए, कौन सा पद यानी 22 जो है वो कौन सा पद है, माने लास्ट में जो आपको संख्या मिल रही है वो 22 मिल रही है, तो जो संख्या 22 मिले यानी अंत में जो मिलती है उसे अंतिम पद कहते हैं, तो an हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको मिला है an बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। अब यहाँ से रख लीजिए an का वैल्यू आपको दिया ही है 22, इक्वल टू a का वैल्यू आपको दिया है कितना 2, और प्लस का n का वैल्यू तो नहीं है ना, नहीं n का वैल्यू ही तो निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू जब निकालना है यहां से लिख दीजिए n बराबर होगा 8। अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर d का भी वैल्यू आपके पास आ गया है, यानी d का भी वैल्यू आया है, d का वैल्यू कितना आया है, यानी आपको -2 नहीं है, सॉरी -2 नहीं 2 आया है, यानी 2। चलिए यहां से देखिए 2 प्लस, अब इसको 2 को इधर भेज दीजिए ना, यानी 2 22 माइनस का 2 कर दीजिए, यहां से आ जाएगा कितना n-1 इंटू का 2। अब देखिए कितना आ जाएगा 20, 20 बच जाएगा, यहां से आ जाएगा n-1। अच्छा ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा n-1 इक्वल टू 20। यहां से काट कुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 बचेगा, यानी 10 इक्वल टू n-1। और यहां से मैं बात करूं कि ये माइनस में 1 इधर है तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 10 प्लस का 1 इक्वल टू n, या n इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 1 11। इसका मतलब पदों की संख्या जो आपका क्या है 11 है, जो आपको 11वें जो पद है वो आपको 22 आने वाला है। तो लिख सकते हैं यहां पे अतः 11वां पद 22 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वां पद क्या होगा 22 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको आगे और देखा जाए। चलिए यहां पे थोड़ा सा मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन देता हूं, देखिए यहां पे
मान लीजिए कि हमारे पास कह रहे हैं कि एक एपी है, और इस एपी में मान लीजिए कि हमारे पास ये दे रखा है 3, और यहां पर मैंने दे दिया इस तरह का खाली, और यहां से आपको दे दिया चलिए यहां पे दे दिया मैंने 15 रख लिया। अब जरा बताइए, इसमें 15 मैंने रखा, अब जरा देखिए इसमें कहा कि ये जो आपको पद जो है खाली जगह जो आपको दिख रहा है, इस खाली जगह में संख्या को भर दीजिए। यहां पे लिख सकते हैं कि खाली जगहों में संख्या को क्या कर दीजिए, भर दीजिए, या जो खाली जगह है वहां पे संख्याओं को, संख्या का मान ज्ञात करिए कि वो संख्या क्या आने वाली है। तो ये अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए, तो फिर इस तरह का जो क्वेश्चन मिलेगा उसको क्या करिएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जरा ध्यान दीजिए, ये एपी में है तो एकदम 100% जब है तो आप यहाँ पर लिखिए कि पहला पद आपको जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। पहला पद कितना दिया है, 3, आप इसको काउंट करिए कौन सा दिया है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद दिया है। A5 इक्वल टू कितना दे दिया, 15। इसका मतलब ये हुआ कि आपको A5 का लिखने का तरीका एक और होता है, क्या होता है, तो आप कह सकते हैं A प्लस का 4D हो सकता है, 5 को तो यही नहीं लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस का 4d इक्वल टू 15। तो आपको देख क्या रहे हैं कि a का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको निकल जाएगा क्या चीज, a का मान रखिए यहाँ पे 3 प्लस का 4d आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 15, यानी 4d इक्वल टू प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 4d इक्वल टू आ जाएगा 12, तो d इक्वल टू आ जाएगा 12/4, यानी यहां से आ जाएगा कितना, d बराबर आ जाएगा आपका कितना, d बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी आपको d बराबर आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा पद है, तो आप कह सकते हैं a2 है। तो a2 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस का d लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 a प्लस का d लिख सकते हैं। तो a का मान आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, d का मान भी कितना दिया हुआ है, 3 आ गया, यानी आ जाएगा 6। फिर उसी तरह से a3 निकालना है, तो a प्लस का 2d होता है, a का मान आपको 3 दिया है, d का मान आपको 3 निकला हुआ है, यानी आ जाएगा 3 प्लस का 6 इक्वल टू आ जाएगा 9। उसी तरह से आपको a4 निकालना होगा, तो a4 के लिए क्या कर सकते हैं, a प्लस का 3d लिखते हैं, तो a का मान 3 और d का मान भी 3, यानी आ जाएगा 3 प्लस का 9 और आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी A4 भी निकल गया। इसका मतलब हम रिक्त स्थान में जो संख्या भरने वाले हैं वो इस प्रकार की संख्या हो जाएगी। अतः रिक्त स्थान में भरी जाने वाली संख्या जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी कौन कौन, तो आपको मिल जाएगी A2 कितना निकाले हैं, A2 कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं। फिर उसके बाद आपको हम कह सकते हैं कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, उसके बाद 12 निकाले हैं। ये आपको संख्या रिक्त स्थान में भरी जाने वाली है, यही आपकी संख्या हो जाएगी, यानी आपको ये आंसर मिलेगा। तो यहां से आप क्वेश्चन तरह तरह के जो मिलेंगे आपको, और भी आगे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम प्रीव्यू में बहुत बार पूछा गया हो, इस तरह का भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए आप आज इतना क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के बारे में।